स्वरा के ससुराल में उसकी सास आशा, ससुर ऋतुराज और पति विहान होता है। सास आशा दिन रात इंटरनेट पर कुछ न कुछ ऊटपटांग ही देखती रहती है और इसके कारण वो काफी आलसी हो चुकी होती है। ओफो माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे आने तक पापा जी के पसंद की लहसुन की चटनी बना दो, लेकिन आपने तो बनाई ही नहीं। अभी तक बस फोन में ही लगी हो आप। तू तो शांति रहे बहू, मैं तेरी बहू नहीं हूँ, सास हूँ सास, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। मैंने इंटरनेट पर लहसुन की चटनी बनाने की झटपट रेसिपी देखी है, तो अब मैं एकदम फास्ट बनाऊंगी उसे। आप तो बस इंटरनेट पर देखकर ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, वही तो आता है आपको, और कुछ नहीं आता। आशा वैसे तो इंटरनेट पर बहुत कुछ देखती है, लेकिन उसका फेवरेट चैनल होता है दादी अम्मा के नुस्खे, जिसमें वो तरह तरह के बीमारियों पर घरेलू नुस्खे देखकर उन्हें वो अपने जीवन में इस्तेमाल करती है। एक दिन जब विहान के मुंह में छाले हो जाते हैं, तभी स्वरा उसे एक डॉक्टर का पता बताती है। अरे विहान, तुम्हारे मुंह में तो हीट के कारण छाले आ रहे हैं, इसे इग्नोर मत करो और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। वो सनशाइन कॉलोनी है ना, उसके पीछे वाले मार्केट में ही उस डॉक्टर का क्लिनिक है। ये रहा उनका नंबर। ठीक है स्वरा। मुझे तो बोलने में भी दर्द हो रहा है। अरे बेटा विहान, तू इस चुड़ैल की बातों में मत आ। और बहू तू क्या मेरे बेटे को डॉक्टर के पास भेज रही है? वो डॉक्टर लोग तो पनौती होते हैं, पनौती। एक बार अगर जीवन में डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया तो इंसान वहीं पर बार बार जाने लगता है। अरे माँ जी, ये क्या आप बकवास कर रही हो? अरे बकवास तो तू है और तेरी बातें। देख बेटा, तू जायफल का काढ़ा पी, मैं तुझे बना कर दूंगी। दादी अम्मा के नुस्खे वाले यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था, जायफल के काढ़े को पीने से मुंह में आए हुए छाले फट से चले जाते हैं। क्या? अब ये जायफल क्या होता है माँ जी? मैंने कहा ना तुझे, तू तो चुप ही रहे। ये सारी बातें तू नहीं समझेगी, क्योंकि ये एक रामबाण घरेलू नुस्खा है और तुझे क्या पता इन सब के बारे में। माँ, क्या सच में इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ बेटा विहान, तू चिंता मत कर और मुझ पर भरोसा रख। और इस तरह आशा विहान को डॉक्टर के पास जाने से रोक लेती है और उसे जायफल का काढ़ा बना कर देती है। फिर एक दिन जब आशा और स्वरा दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिलती है, जिसके हाथ में छोटी खरोच आई होती है। अरे कमला, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? अब तुझे क्या बताऊं आशा, मेरी बहू तो कुछ काम नहीं करती, इसीलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये मुझे सब्जियां काटते समय लग गया। नया चाकू तेज धार वाला है ना, इसीलिए दवाई तो लगा रही हूँ मैं इस पर, देखते हैं कब तक ठीक होता है। अरे कमला, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? दवाई को मार गोली और इस पर हल्दी और नीम का लेप लगा और साथ ही थोड़ा सा घी या फिर घृत कुमारी का रस भी लगा देना, उससे तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। अब ये घृत कुमारी क्या होता है माँ जी? कहाँ से पढ़ती हो आप ये सारी बातें? अरे वो मेरा फेवरेट चैनल है ना यूट्यूब पर, वहां पढ़ा है मैंने। उसे अंग्रेजी में वो आलूवेरा कहते हैं। ओ अच्छा, शायद आप एलोवेरा जेल कह रही है। लेकिन माँ जी, इस सबसे अच्छा तो वो डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराए ना। और तो उन्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लेना चाहिए। देखो काकी, टेटनस यानी टीटी का इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है उसे लेना, खास करके आपको काटने या छिलने जैसी चोट आ गई हो। इससे बॉडी में इन्फेक्शन भी नहीं फैलता और इम्यूनिटी भी बनी रहती है। हाँ स्वरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं डॉक्टर को ही जाकर दिखाऊंगी। अरे क्या खाक सही कह रही है? देख कमला, ये तो है ही बेवकूफ और बेअकल।
इसकी कोई बात मत सुनना। मैं जो कह रही हूँ वही कर। तू मेरा उपाय ही इस्तेमाल कर। 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है उसमें। लेकिन माँ जी, उन्हें इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने कहा ना सटअप। शांत रहे एकदम, और हम दोनों की बातों के बीच में टांग मत अड़ा। फिर एक दिन जब स्वरा रसोई में आलू की सब्जी बनाने जाती है, तभी उसे रसोई में आलू मिलते ही नहीं। अरे, ये आलू कहाँ पर चले गए? मैंने तो आलू यहीं पर रखे थे इस टोकरी में। माँ जी को पूछती हूँ, शायद उन्हें पता होगा। माँ जी, अरे माँ जी, आपने कहीं आलू को रख दिया है क्या? स्वरा अपनी सास को आवाज लगाते हुए हॉल में आती है और तब वो देखती है कि आशा अपनी आंखों पर आलू के स्लाइसेस लगाए हुए बैठी है। माँ जी, अब ये कौन सी नई नौटंकी है आपकी? ये खाने के आलू है और इसे आपने अपनी आंखों पर क्यों लगाया है? अरे तो इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही है? जरा अपनी सड़ी हुई आवाज की वॉल्यूम कम कर, फिर मुझसे बात कर, वरना तेरी ये बेसुरी और खटकने वाली आवाज सुनकर एक दिन मेरे कान फट जाएंगे। देख बहू, मेरी आंखों से आजकल बहुत पानी निकल रहा है, इसीलिए मैंने इंटरनेट पर देखा है कि कच्चे आलू के टुकड़े को आंखों पर लगाकर बाद में इसे त्रिफला के पानी से मुंह धोना पड़ता है और इसी से पानी आना बंद हो जाता है। हे भगवान! अरे माँ जी, ये फालतू के चैनल को फॉलो करना बंद कीजिए। वो घरेलू नुस्खे सही नहीं है। वो लोग तो बस फेमस होने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं और आपको गलत जानकारी देकर फंसाते हैं। अरे बहू, उस चैनल का कुछ मत बोल, वो मेरा फेवरेट चैनल है। अरे काय का फेवरेट चैनल माँ जी? आपका एक भी घरेलू नुस्खा अभी तक असर नहीं किया है। वो कमला काकी के हाथ की चोट भी अभी तक गई नहीं है और तो विहान के मुंह के छाले भी अभी तक वैसे ही है। आप तो बस वो बिना सर पैर वाले नुस्खे वाली वीडियोस देखती हूँ और बेवकूफ बनती रहती हूँ और कुछ नहीं। देख बहू, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरी सारी होशियारी निकालूंगी मैं। तू पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ। ये सारे घरेलू नुस्खे फायदेमंद होते हैं और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तुझे क्या है? तुझे तो बस अपने पति के पैसों को डॉक्टर और दवाइयों पर बर्बाद करना आता है और तो कुछ नहीं होता तुझसे, बेशरम कहीं की। देखिए माँ जी, वो खर्चे कोई फालतू के खर्चे नहीं होते हैं। घरेलू नुस्खे से सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में डॉक्टर्स क्यों बनते? अगर हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम घरेलू नुस्खे से ही ठीक होने लगे तो फिर दुनिया भर के सारे डॉक्टर को अपनी अपनी नौकरी को इस्तीफा ही देना चाहिए ना? क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे चुप कर तू, और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और चली जा यहाँ से। ज्यादा चिक चिक मत कर, चल निकल, पनौती कहीं की। आशा को अब स्वरा पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उससे ढेर सारे काम करवाने लगती है और उसके खाने में भी कमियां निकालती है। हाय हाय, अरे ये भी कोई खाना है? सब्जी तो देखो, ना रंग ना रूप ना स्वाद ना कुछ। छी स्वरा बहू, लगता है तेरे मायके में तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। आधे से ज्यादा सब्जियां तो एकदम बेस्वाद ही बनती है तेरी। अरे आशा, ये तुम क्या कह रही हो? सब्जी तो एकदम बढ़िया बनी है। हाँ माँ, इसका स्वाद भी एकदम सही है। आप दोनों तो चुप ही रही है। अरे आपको क्या पारख है स्वाद की? लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि स्वाद क्या होता है। और वैसे भी आप दोनों तो उसकी ही साइड लोगे, क्योंकि आप तो हो ही उसके चमचे। बस माँ जी, बहुत हुआ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझ पर किस बात की भड़ास निकाल रही हो। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही बुरा लगता है तो आप अपना खाना खुद बना के खाइए। लाई है ये थाली, मत खाइए ये खाना। अरे लेकिन
फिर स्वरा आशा की थाली छीन लेती है और उसे रसोई में रख देती है। देखा ना आप दोनों ने, इसके तेवर कितने बढ़ गए हैं। चुप करो तुम आशा, स्वरा बहू बिल्कुल सही कह रही है। और अगर तुम्हें उसकी हाथ की कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत खाओ। तुम कल से खुद के लिए सब्जी खुद ही बनाया करो। क्या क्या कहा आपने? बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आशा को गुस्सा करना बहुत भारी पड़ जाता है। फिर एक दिन अचानक से ऋतुराज को बहुत ज्यादा सर्दी और जुकाम हो जाता है। ओह गॉड पापा, आपको तो बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ है। स्वरा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा और उन्हें घर पर बुला। हाँ विहान, अभी फोन मिलाती हूँ उन्हें। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये काढ़ा बनाकर लाया है। इसमें हल्दी, लौंग, तुलसी, शहद सब कुछ है और खासकर ज्यादा तुलसी के पत्तियां पीसकर डाली है। मैंने देखा था उस वीडियो में। तुलसी सर्दी और जुकाम में अमृत के समान होती है। ये लीजिए ऋतुराज जी। लेकिन माँ, पापा की हालत तो देखो। इस काढ़े से कुछ नहीं होने वाला। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा इस घर में। ये घरेलू नुस्खे से ही तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। बहू और बेटे के लाख समझाने पर भी आशा किसी की एक नहीं सुनती और इंटरनेट पर घरेलू नुस्खे देख कर ऋतुराज की सर्दी ठीक कराने में लगी रहती है। पर एक हफ्ते तक ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि अब सर्दी और खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। बस आशा, मैं अब ये काढ़ा और नहीं पी सकता। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं ये तकलीफ और नहीं झेल सकता हूँ। प्लीज डॉक्टर को बुलाने दो। अरे क्या आप भी, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या? सहज पके सो मीठा हो। जैसे खीर को अगर ठीक से पकने दो तभी उसका स्वाद अच्छा होता है, वैसे ही किसी भी चीज को असर करने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी और 2 से 3 दिनों में आपकी सर्दी एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 दिनों बाद भी ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और तभी स्वरा और विहान आशा की बात ना मानकर डॉक्टर को बुला लेते हैं। और तभी चेकअप करने पर पता चलता है कि ऋतुराज की सर्दी लंग्स में फैल गई है और उसे लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है और उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाता है। फिर एक हफ्ते बाद ऋतुराज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और इतने दिनों में तो आशा की अकल भी ठिकाने पर आ जाती है। मुझे माफ कर दो आप तीनों, खास करके तू बहू, क्योंकि मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी और ये सब मेरी ही लापरवाही और जिद के कारण हुआ है। मैं तो बस घरेलू नुस्खों के ही भरोसे रहती थी और डॉक्टर और दवाइयों के खिलाफ थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर चीज घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होने वाली। हमें समय पर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। एटलीस्ट आपकी अकल ठिकाने पर आ ही गई। और उस दिन के बाद से आशा घरेलू नुस्खों के वीडियोस देखना और उन्हें जीवन में लागू करना बंद कर देती है। अंकिता अपने पति अभिजीत, सास विद्या और ससुर यशपाल के साथ रहती है। अभिजीत की बहन नव्या की शादी अंकिता के बड़े भाई रमन के साथ हुई होती है। अंकिता रोज दिन में सब्जी और रात में चावल ही पकाती है। एक रात, ये क्या है अंकिता बहू, 1 हफ्ते से देख रहा हूँ तुम दिन में सब्जी रोटी और रात में चावल पकाती हो। रात में भी रोटियां बनानी चाहिए बहू। और नहीं तो क्या, अरे कल रात को भी तुमने चावल की ही खिचड़ी बनाई थी और आज ये पुलाव और पापड़। अरे इससे क्या पेट भरेगा? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारा पति यानी हमारा अभी दिन भर काम करके थका हारा घर आता है। उसे बहुत भूख लगती है रात को। माँ जी, पापा जी, मैं भी दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती हूँ, इसीलिए मैं रात में कुकर में चावल पका देती हूँ।
लेकिन अंकिता, चुप रहो अभी। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? लेकिन माँ जी, ऐसा तो नहीं है ना कि रात को मैं आपको कुछ खाने को ही नहीं देती। शादी के बाद एक बहू को दिन भर कितने सारे काम होते हैं, और ये बात तो आप अच्छे से जानते हो माँ जी। पर बहू, सबके लिए 2 रोटी बना दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? दिन में जो तुम सब्जी बनाती हो उसी के साथ हम खा लेंगे रात में। नहीं पापा जी, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती। अगर इतना सब करती बैठी तो मुझे बिस्तर पकड़ना होगा। अरे मैंने शादी की है, कोई नौकरी नहीं ज्वाइन की जो मैं दिन रात बस आप लोगों के काम ही करती बैठूं। इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अंकिता अभिजीत को 2 रोटी और पनीर की सब्जी पैक करके देती है। ये लो, ये पनीर की सब्जी बनाई है मैंने, और साथ में थोड़ा अचार भी दिया है, खा लेना इसे। लेकिन अंकिता, ये लंच में रोटियां चबा चबा कर मैं पक गया हूँ। दिन में थोड़ा चावल भी बना दिया करो टिफिन में। नहीं नहीं, देखो अभी दिन में चावल खाओगे तो नींद आएगी, और फिर तुम काम ठीक से कैसे करोगे भला, जिसके बाद तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे अंकिता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं एक्स्ट्रा का काम नहीं करने वाली। ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे काम पड़े हैं, इसीलिए तुम मुझे एक्स्ट्रा का काम बिल्कुल भी मत देना। अब जाओ यहाँ से, जो दिया है वही चुपचाप खाओ, वरना भूखे रहो। बेचारा अभिजीत चुपचाप टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन रात में जब अंकिता फिर से सबको चावल खिलाती है, तभी उस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। बस कर अंकिता बहू, अरे हम कुछ बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी ही मनमर्जी करती रहे। तुम्हारे पापा जी को पिछले 1 हफ्ते से रात को सोने के बाद भी भूख लगती है, जिस कारण मुझे उठकर उनके लिए कुछ ना कुछ बना कर देना पड़ता है, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अंकिता। अरे इतनी लेट में उन्हें कुछ खाने से अच्छा तो यही है ना कि रात में खाते समय उनके लिए तुम 2 रोटियां बनाया करो। अंकिता बहू, दाल चावल और रोटी सब्जी, ये 4 पदार्थ तो घर में दिन और रात में दोनों पहर बनने चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों नहीं करना चाहती। देख बहू, कल से दिन और रात में दोनों समय दाल और चावल और रोटी सब्जी बनेगी, समझ गई तुम? ठीक है। फिर अगले दिन अंकिता दिन में तो रोटी सब्जी के साथ में चावल भी बना देती है, लेकिन रात में वो चुपके से अपने पति के पैसों से रेस्टोरेंट से रोटियां मंगवाती है, और सबको यही लगता है कि रात में अंकिता ने खुद ने रोटियां बनाई है। फिर एक रात विद्या खाना खाकर वॉक करने जाती है। अरे विद्या बहन, हो गया खाना पीना? हाँ सुपर्णा बहन, हो गया। आपका हुआ कि नहीं? हाँ अभी हुआ, इसीलिए तो वॉक करने निकली हूँ। बड़ी ठंड हो गई है नहीं? हाँ, सो तो है। और कैसा था फिर उस नए रेस्टोरेंट का खाना? रेस्टोरेंट का खाना? ये आप क्या कह रही हो सुपर्णा बहन? हमने तो आज घर का खाना खाया है, बाहर से कोई खाना नहीं मंगवाया। अरे लेकिन मैंने तो उस रेस्टोरेंट के डिलीवरी वाले बॉय को आपके घर में खाना देते हुए देखा था, और अंकिता ने उसे पैसे भी दिए थे, और वो तो आपकी रसोई की खिड़की से खाना दे रहा था। क्या? विद्या समझ जाती है कि अंकिता ने रोटियां बाहर से मंगाई है। फिर घर जाने के बाद वो ये बात सबको बताती है। क्या? हाँ, यही सच है। इस अंकिता ने बाहर से रोटियां मंगवाई थी। तभी मैं सोचूं कि रोटियां इतनी अलग क्यों लग रही थी, क्योंकि अंकिता बहू के हाथ की रोटियों का स्वाद कुछ और ही होता है। अंकिता, ये तुमने बहुत गलत किया है। लेकिन अभी मैं तो वो... अरे बंद कर अपना मुंह, हर बार की तरह वही घिसी पिटी सफाई मत देना। हम सब जानते हैं कि तू कितनी बड़ी झूठी है। कल से बिना किसी नाटक के तुझे सारे पकवान बनाने होंगे, और अगर तुमने नहीं बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
फिर अगले दिन घर में मेहमान आते हैं और तभी अंकिता जानबूझकर रोटियां जला देती है। अब देखना कैसे इन जली हुई रोटियों को खाकर मेहमान बुराई करेंगे और फिर माँ जी को ही सारी रोटियां बनानी पड़ेंगी। जली हुई रोटियां देखकर मेहमान विद्या से कहते हैं, अरे विद्या बहन, ये कैसी रोटियां है? तुम्हारी बहू को तो ठीक से रोटियां भी सेकने नहीं आती। अरे कुछ संस्कार नाम की चीज है या नहीं उसमें? अरे नहीं, वो दरअसल। क्या विद्या, इतना बेस्वाद खाना खिला रही हो तुम हमें? तुम्हारे घर आने पर हमारे साथ ऐसा पेश आया जाएगा, ये हमने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी। मेहमानों की बातों का विद्या और यशपाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन विद्या समझ जाती है कि ये सब अंकिता ने जानबूझकर ही किया है। फिर मेहमानों के जाने के बाद, बस अब बहुत हुआ अंकिता बहू, अब तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दिन में चावल और रात में रोटी बनाने से तुझे बहुत आलस आता है ना? ठीक है, अब तू हमेशा हमेशा के लिए आराम करने अपने मायके चली जा। मैं अपने पति और अपने बेटे को संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ अंकिता, तुम इतनी सी बात के कारण ये सारे नाटक कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम मेरे माँ और पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? बहू, तुम अपने मायके जा सकती हो और वहीं पर जाकर आराम करो। हम तुम्हें अब से किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देंगे। जाओ, अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जियो। लेकिन पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। अब हमें कुछ भी सुनना और समझना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। फिर अंकिता अपने मायके चली आती है और वहां पर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी भाभी नव्या उसकी माँ जानकी और भाई रमन की कितनी अच्छे से देखभाल कर रही है। माँ जी, चलिए अब आप ये खाने के बाद ये दवाई भी खा लीजिए, और ये मैंने आपके लिए गरम गरम हल्दी वाला दूध बनाया है। इसमें मैंने इलायची, लौंग, अदरक और बाकी के मसाले भी डाले हैं। आपको पिछले हफ्ते सर्दी जुकाम हुआ था ना, इसीलिए। धन्यवाद नव्या बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू हर सास को मिले। बस बहू, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान नव्या जैसी बीवी हर लड़के को दे। सच में तुम जिस तरह से मेरी माँ का ख्याल रखती हो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है नव्या। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी माँ मतलब मेरी ही माँ है ना। मैं तो इनसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ रमन, समझे तुम? चलो अब मैं तुम्हारे और अंकिता के लिए गर्मा गर्म नूडल्स लाती हूँ। ये नूडल्स मैंने स्पेशल अंकिता के लिए बनाए हैं। अंकिता ने अपने घर वालों को कुछ भी बताया नहीं होता कि वो वहां पर क्यों आई है, लेकिन अपने घर पर आने के बाद नव्या को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है। कितनी बुरी हूँ मैं। यहाँ नव्या मेरी माँ और मेरे भाई का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रही है, और उधर मैं हूँ जो अपने सास ससुर का कुछ भी ख्याल नहीं रख रही। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो रायता मैंने फैलाया है उसे मैं फिर से समेटूंगी और अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी। फिर अंकिता अपने ससुराल आती है और हाथ जोड़कर अपने सास ससुर और पति से माफी मांगती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, और अभी आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा भी दिल बहुत दुखाया है। मैं एक बहुत ही बुरी बहू और बुरी बीवी हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पर। माँ जी, पापा जी, अपनी बेटी समझकर मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। प्लीज माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाऊंगी। प्लीज माँ जी, प्लीज पापा जी। ठीक है बहू। हाँ बहू, हम तुझे माफ करते हैं। तुम्हारी आंखों में देखकर सच में महसूस हो रहा है कि तुम दिल से माफी मांग रही हो। देर आए पर दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है।
ये सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अंकिता। अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे और खुशी से साथ रहेंगे। हाँ अभी, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उस दिन के बाद से अंकिता के बिहेवियर में काफी सुधार आता है और खाना बनाने के साथ साथ वो अपने बाकी के काम भी अच्छे से करने लगती है और किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। सिमरन अपनी सास रोमिला के साथ रहती है। सिमरन का पति उसे शादी के कुछ महीनों बाद ही छोड़कर भाग गया था। उसने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। वही रोमिला के पति यानी सिमरन के ससुर जी का कई सालों पहले स्वर्गवास हो चुका था। दोनों सास बहू मिलकर फूलों का बिजनेस करती है और बुके, हार और मालाएं बनाकर उन्हें बेचा करती है। उनकी एक छोटी सी दुकान होती है। ये लीजिए काकी जी, आपका हार, और ये आपका गुलाबों का बुके भाई साहब। ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत ही सुंदर हार बनाया है तुमने सिमरन बिटिया। अरे काकी, सिमरन और रोमिला काकी तो बहुत ही अच्छे हार और बुके बनाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा यही से खरीदता हूँ। इस एक महीने में तो मेरी ये चौथी डेट है। बस आशीर्वाद दीजिए कि ये गुलाबों का बुके देखकर लड़की खुश हो जाए। हो जाएगी बेटा, इस बार तो लड़की पक्का खुश हो जाएगी। दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है और अपना गुजार बसार करती है। सिमरन को फूल हार बनाने के अलावा फैशन और मॉडलिंग भी पसंद होता है, लेकिन गरीबी के चलते उसे अपने सपनों को भूल जाना पड़ता है। माफ कर देना बहू, तुझे अपने जीवन में हमेशा दुख ही मिला है। पहले तेरे माता पिता के जाने से गरीबी मिली और गरीबी के चलते तू अपने सपने को ही पूरा नहीं कर पाई, और फिर शादी के बाद मेरे बेटे ने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया और वो तुझे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती आपकी बेटी की है, आपकी नहीं। आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट सास हो और तू सबसे बेस्ट बहू। सिमरन और रोमिला की तरक्की देख उसकी पड़ोसन चारू और उसकी बहू गायत्री उनसे बहुत जलती है। माँ जी, इन दोनों सास बहू को तो देखो, कैसे अकेले रहकर भी दोनों अपना घर चला रही है, अपना पेट भर रही है। हाँ बहू, इन दोनों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन सिमरन और रोमिला जब बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तभी वो दोनों वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ देखते हैं, जिसमें लिखा होता है फैशन मॉडल ऑफ द ईयर 2023, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट, वो भी हमारी कॉलोनी में। वाह वाह वाह, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है बहू। लेकिन अफसोस, मैं इस फैशन शो कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाऊंगी माँ जी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम एक खूबसूरत सा ड्रेस खरीद सके। अरे सिमरन बहू, तू मन छोटा क्यों करती है? तेरी सास है ना, मैं पैसों का जुगाड़ करके एक सुंदर सा ड्रेस बनाऊंगी, जिसे पहनकर तू एकदम बढ़िया दिखेगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। खामखा मेरे कारण आप परेशानी क्यों मोड़ ले रही हो? नहीं बहू, तू मुझे अपनी माँ समान मानती है ना, तो मुझे अपनी बेटी की मदद करने दे। अगर एक बेटी जीतेगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी माँ को ही होगी ना। रोमिला सिमरन को मनाती है और वो यहाँ वहां से पैसों का बंदोबस्त करके अपनी बहू के लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदती है। सिमरन को वो ड्रेस बहुत पसंद आता है। हाय, ये ड्रेस तो कितना प्यारा है। तुझ पर यह ड्रेस बहुत जचेगा। ये सब उनके घर के बाहर खड़ी चारू और गायत्री सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये मैडम फैशन शो कंपटीशन में भाग लेने वाली है? माँ जी, ये सिमरन तो वाकई में सुंदर ही दिखती है। ऊपर से इसने ये ड्रेस पहन लिया तो ये और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी।
और अगर इसने ये कंपटीशन जीत लिया तो ये दोनों की दोनों पैसों से मालामाल हो जाएगी। हाँ गायत्री बहू, तू एकदम सही कह रही है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये चुड़ैल उस फैशन शो कंपटीशन में हिस्सा ही ना ले पाए। दोनों क्रूर सास बहू मिलकर सिमरन के ड्रेस को बर्बाद करने की योजना बनाते। रात में वो दोनों चुपके से उनके घर में घुसती और सिमरन के ड्रेस को कैंची से फाड़ देती है। अगली सुबह जब सिमरन और रोमिला उस ड्रेस को फटा हुआ देखती है तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया इस ड्रेस को? ये किसने किया होगा? कल फैशन शो है, मेरा ड्रेस तो पूरी तरह खराब हो चुका है। अब मैं कल क्या पहनूंगी माँ जी? तू चिंता मत कर बहू, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। कैसे माँ जी? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। उल्टा आपने इस ड्रेस के लिए ही लोगों से पैसे लिए थे। दोनों सास बहू काफी परेशान हो जाती है। वही इन दोनों को चिंतित देख चारू और उसकी बहू के मन में ढेर सारे लड्डू फूटते हैं। अब जाकर दिखाइए फैशन शो में। हीरो और बहुत झांसी की रानी बनती थी ना दोनों, हो गई ना टाइट फिश। तभी ऐन टाइम पर रोमिला को एक बहुत ही बड़ा सुझाव आता है और फिर वो बुके और हार बनाने वाले सामान से यानी फूलों और घास फूस से एक सुंदर सा ड्रेस सिलना शुरू करती है। अब ऐन वक्त पर मैं अपनी सिमरन को उदास नहीं देख सकती। ये घास से बना हुआ ड्रेस पहनकर वो बहुत सुंदर लगेगी। भगवान जी, अब सब कुछ आपके हाथों में है। रात भर जागकर रोमिला सिमरन के लिए घास का ड्रेस बनाती है जिसे पहनकर सिमरन फैशन शो में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वाओ माँ जी, ये घास से बना हुआ ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच माँ जी। वेलकम बहू, वेलकम। तू तो एकदम स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही है इस ड्रेस में। तुझे किसी की नजर ना लगे बहू। फिर सिमरन उस घास के ड्रेस को पहनकर फैशन शो में रैंप वॉक करती और सभी दर्शक उसके लिए तालियां बजाते हैं। जजेस सिमरन का ये अनोखा ड्रेस देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। ऐसी क्रिएटिविटी हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये घास का ड्रेस तो एकदम कमाल का लग रहा है। हमें जिस तरह की फैशन मॉडल की तलाश थी शायद वो हमें मिल चुकी है। थैंक यू सो मच सर। तुम्हारा ये यूनिक घास फूस और फूल पत्ती से बना हुआ ड्रेस, तुम्हारा वॉक, तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच। इसी के साथ सिमरन उस फैशन शो कंपटीशन की विनर बन जाती है। ये सब देख चारू और गायत्री के होश उड़ जाते हैं। सिमरन को 5 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी फैशन मॉडल बन जाती है और साथ ही उसकी सास को भी घास के ड्रेस के ऑर्डर मिलने लगते हैं। दोनों सास बहू जीवन में आगे जाकर खूब तरक्की करती है।